तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ड्रैगन एंड जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर सामने जो चीज़ दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने की तरफ से काफ़ी ज़्यादा धुआं जो होता है वो निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो सच में देखने में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग समुंदर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसके अंदर से उतनी ही बड़ी मछलियाँ जो होती है वो हाथ लगती है। चूँकि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर गाओ पैंग भी बोलता है कि तुमने सही कहा, चलो सीधे वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलकर जैसे ही गाओ पैंग जो होता है वो नीचे आता है तो ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ होता है, जिस कारण गाओ पैंग का पैर भी उस कीचड़ के अंदर धंस जाते हैं। जो देखने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता यहाँ पर कितना ज़्यादा कीचड़ है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो वहाँ पर जो खुशबू होती है उसे सूंघने लगता है और उस खुशबू को सूंघते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो खुशबू है उसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि यहाँ की मिट्टी के अंदर जो इंजन ऑयल है वो भी मिला हुआ है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि ठीक है गोल्डी, यहाँ पर नज़र रखने की जिम्मेदारी जो है मैं तुम्हें देता हूँ। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और तभी गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ के पेड़ों के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं क्योंकि पेड़ों पर पत्ती और फलों की जगह वहाँ पर जो घेर होते हैं वो लगे होते हैं, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग भी उन्हें पकड़ लेता है। और उन्हें देखते हुए गाँव पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये तो घेर होने चाहिए, आखिर घेर जो है वो इन पेड़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग से उस घेर को लेकर खाने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग भी फनी सा फेस बना लेता है। तभी जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि ये घेर था ये सिल्वर का है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग बहुत ही फनी तरह से गोल्डी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आसपास में नज़र रखो, ना कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उल्टी सीधी उन्हें खाना शुरू कर दो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गोल्डी होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद में गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से सामने बना हुआ जो होल होता है उसके अंदर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो उस होल के अंदर एक मॉन्स्टर जो है वो मौजूद होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो चुंकी माउंटेन स्विम है, जिसका की लेवल जो है वो 56 है और इसका ग्रेड जो है वो एक्सलेंट है और इसका एट्रीब्यूट जो है वो मेटल और अर्थ है। और अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो बेकार मेटल को खाना पसंद करता है और उसी के साथ में पानी से नहाना तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब इसकी हालत ऐसी हो गई है। ऐसा लगता है कि इस अजीब सी माउंटेन के अंदर रहने के कारण यहाँ के जो प्लांट और एनिमल है वो भी इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पूरी तरह से जो है वो घुल चुके हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अचानक से एक वाटर अटैक जो होता है उसे बना लेता है और अपने उस वाटर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर डालकर उसे साफ कर देता है। लेकिन खुद को वाटर से साफ होता हुआ देखकर अचानक से उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से वहाँ पर जो कीचड़ होती है उसकी तरफ भागने लगता है और जाकर कीचड़ के अंदर दोबारा से लेट कर खुद को गंदा कर लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि बिग फैट तुम्हारा पानी से नहाना इसे बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं आया, तभी तो इसने जाकर दोबारा से खुद को गंदा कर लिया। और अब गाँव पैंग जो होता है वो आसपास की जगह को देखने लगता है और आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म है वो अपने आप पैदा नहीं हुई, बल्कि इसे पैदा करने के पीछे यहाँ का जो दूषित पानी और जो दूषित मिट्टी है उसका हाथ है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे कि हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन ड्रैगन एंट के साथ में मर्ज होने के कारण उसकी आई साइट की मदद से मैं यहाँ पर जो एक गियर है आसमान में उछलते हुए इन्हें देख सकता हूँ। यहाँ पर गियर का पूरी तरह से एक ग्रुप है जो कि वाटर के अंदर बहुत ही आसानी से फ्लोट जो है वो कर रहा है। अगर इनके लेवल की बात की जाए तो मैं इनके लेवल को नहीं देख पा रहा, जिसका मतलब इनका लेवल बहुत ज़्यादा लो होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डाजी को निकाल लेता है। डाजी को निकालते हुए बोलता है कि डाजी इस चीज़ का जो सोर्स है डायरेक्टली मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और इतना बोलकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि जो डाजी है वो मेटल के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए डाजी इनके साथ में आसानी से डील कर पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डाची के साथ में मर्ज होकर अंदर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि उसे काफ़ी बड़ी वॉल नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो ये स्टील की जो वॉल है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। ऐसा लगता है कि इस स्टील की वॉल को सिंगल पीस से बनाया गया है। और इससे अलग यहाँ की जो आसपास की जगह है उसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी खतरनाक बैटल जो है वो पास्ट में हुई होगी। और इससे अलग यहाँ पर जो ये एनिमल शेप के स्ट्रक्चर है जो कि छोटे छोटे हैं, अगर इनका कंपैरिजन बुक के अंदर बने हुए स्ट्रक्चर से किया जाए तो ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन जो बुक है उसके अंदर तो जो स्टील ड्रैगन है उन्हें मेंशन किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो स्टील ड्रैगन है वो तो मुझे कहीं पर भी नज़र जो है वो नहीं आ रहा। और इतना सोचकर अब गाँव पैंग डाजी से बोलता है कि ठीक है डाजी, जो सिटी की वॉल है वहाँ पर चलो।
और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जिसका नाम की मैकेनिक एपिक जाइंट ड्रैगन होता है और उसका लेवल 98 होता है और उसका ग्रेड एपिक होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो मेटल और मैकेनिक होता है और हमें बताया जाता है कि इस टाइम पर वो थोड़ा सा इंजर्ड भी है। और अब जो वो जाइंट ड्रैगन होता है वो गाओ पैंग को देखने के बाद में उससे बोलता है कि मैं मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम सभी लोग यहाँ से वापस चले जाओ। और उस जाइंट ड्रैगन की बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस जाइंट ड्रैगन से बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो मैकेनिक ड्रैगन होता है वो गाओ पैंग की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि तुम देखने में तो कोई अच्छे इंसान नहीं लग रहे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस मैकेनिक ड्रैगन को कुछ भी नहीं बोल पाता और वहीं दूसरी तरफ जो डाजी होता है वो अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से हंसने लगता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो भी एक लंबी सांस लेते हुए जो मैकेनिक ड्रैगन होता है उससे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्यार की बात जो है वो नहीं समझोगे। और इतना बोलकर गाओ पैंग डाजी से बोलता है कि डाजी मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर जो ये मैकेनिक ड्रैगन है इसे सबक सिखाओ। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जरा देखो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या हंस लिया, तुम तो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर मुझे उससे पिटवाना चाहते हो, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया, ये बिल्कुल पावर का गलत इस्तेमाल करना है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो प्यार से डाजी को समझाते हुए उसे बोलता है कि मेरे प्यारे बच्चे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम एक थंडर टाइप के मॉन्स्टर हो और वहीं जो ये ड्रैगन है ये मेटल टाइप का मॉन्स्टर है, जिस कारण तुम्हारा एट्रीब्यूट इससे ज़्यादा पावरफुल है। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो डाजी होता है वो भी तैयार होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी फुल जोश में आ जाता है और बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि ये मेरी थंडर का सामना कैसे करता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बाकी लोगों के साथ में वहाँ से साइड में भागते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो दूसरी साइड में जाकर आराम से फाइट को देखते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो अचानक से अपना जो थंडर अटैक होता है उसे चार्ज करने लगता है। और अपने थंडर अटैक को चार्ज करते के साथ ही जो मैकेनिक ड्रैगन होता है उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक को मार देता है। और हम देखते हैं कि डाजी का जो थंडर अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उस मैकेनिक ड्रैगन की बॉडी के ऊपर भी क्रैक आ जाता है, जिसे देखने के बाद में डाजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि मेरी थंडर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो लगातार थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तो अब मैं लगातार अटैक करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो दूर से उस मैकेनिक ड्रैगन को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो ये मैकेनिक ड्रैगन है इसे किसी ने क्रिएट किया है, क्योंकि ये बस अटैक तो नहीं कर सकता, लगता है कि शायद ये फाइट के लिए अपनी ही बॉडी का बस इस्तेमाल कर सकता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिक ड्रैगन जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बर्जन मोड जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं अचानक से वे छोटे छोटे मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसका जो डाजी होता है उसका ध्यान भी उन छोटे छोटे मॉन्स्टरों के ऊपर चला जाता है। और उन्हें देखने के बाद में जो डाजी होता है वो बोलता है कि ये तो अपने आप से चलने लगे। और डाजी इतना बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो मैकेनिक ड्रैगन जो होता है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर पीछे से जो डाजी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण डाजी को भी थोड़ी सी चोट आ जाती है, जो देखकर वो बोलता है कि इसने तो पीछे से अटैक कर दिया। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग को डाजी के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे गेयर नजर आते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि डाजी संभल कर, तुम्हारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे गेयर है। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी उन गेयर के ऊपर थंडर से अटैक कर देता है। थंडर से अटैक करते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो दोबारा से अपनी थंडर से जो मैकेनिक ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम आयरन के पीस में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिक ड्रैगन जो होता है वो अपनी इंजरी को हील करने लगता है, जो देख कर जो डाजी होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये खुद को रिकवर भी कर सकता है, लेकिन क्या इसकी रिकवरी कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है। सच में अब इसकी इस तरह की हरकतों को देखने के बाद में मुझे इसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा है। और डाची के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से कोई डाची के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और हमें पता चलता है कि असल में वो मोस्टा जो होता है वो स्टैचू होता है और वो डाजी के ऊपर इससे पहले अटैक कर पाता। हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो रास्ते में ही आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और अब उसके अटैक को रोकने के बाद में जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, जो कि तुम मेरे जैसे एक कमज़ोर और इनोसेंट डक के ऊपर अटैक कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस स्टैचू को पकड़कर ज़मीन पर मारकर वहीं पर ही तोड़ देता है।
और वहीं दूसरी तरफ हम डाजी को देखते हैं जो कि गाओ पैंग के पास में आकर बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। रोते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जरा देखो मेरी बॉडी के ऊपर स्क्रैच आ गया। जो सुनकर गाओ पैंग उसे थोड़ी सहानुभूति देते हुए बोलता है कि अरे कोई नहीं, फाइट में ऐसा हो जाता है, बाकी की जो फाइट है तुम गोल्डी के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप इसे संभाल लेगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो उन स्टैचू को काफ़ी बुरी तरह से पीट रहा होता है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी की तरफ देखने लगता है। डाजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैंने डाजी को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से पाल दिया है, जिस कारण अब ये और भी ज़्यादा यहाँ पर डरपोक होता जा रहा है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोल्डी के ऊपर आ जाता है, जिसने कि सारे स्टैचू जो होते हैं उन्हें तबाह कर दिया होता है। और उन्हें तोड़ फोड़ने के बाद में जो गोल्डी होता है वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है कि ठीक है, बताओ अगला मुझसे कौन फाइट करना चाहेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो उस मैकेनिक ड्रैगन के पास में आ जाता है। और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, बताओ क्या तुम्हारे पास में कोई और ट्रिक भी बची है। जो सुनते के साथ ही वो मैकेनिक ड्रैगन जो होता है वो गोल्डी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गोल्डी ने उस मैकेनिक ड्रैगन को हरा दिया होता है। और उसके सर के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अपग्रेड होने के बाद में जो गोल्डी है उसका डिफेंस और अटैक जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई भी मोस्टर नॉर्मली नहीं हरा सकता। तो फिर ये मैकेनिक मशीन का तो कोई भी चांस नहीं था उससे जीतने का। और गाओ पैंग की इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग तुम इस यहाँ को इतने लंबे टाइम से स्टडी कर रहे हो लेकिन अभी भी कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आया, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो मोस्टर है वो तुम्हारी बात को मानेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मैकेनिक ड्रैगन मेरी बात जो है वो नहीं मानने वाला, तो इसे मैं गोल्डी के ऊपर छोड़ता हूँ, वो जो चाहे वो इसके साथ में कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अपना पंच खिंचाकर सीधे जो वो ड्रैगन होता है उसके सर के ऊपर मारता है। और अब उसके आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इस मैकेनिक ड्रैगन की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो चुकी है, तो चलो अब आसपास में चलकर जो ये सिटी है इसे एक्सप्लोर करते हैं। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि चलो अब आगे की तरफ चलकर इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो एक हॉल के पास में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में उस हॉल को देखते हुए गाओ पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर गाओ पैंग उस हॉल के पास में आ जाता है। और उस हॉल के पास में आते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इसके साइज़ को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे किसी जाइंट सी फिंगर से बनाया गया हो। और इस हॉल का जो साइज़ है वो बिल्कुल उस ड्रैगन के जितना ही है, ऐसा लगता है कि ये शायद उस ड्रैगन के आने जाने के लिए बनाया गया होगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जरा इस तरफ देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि नीचे जाने का एंट्रेंस बना हुआ है। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ और लोगों को भी समन कर लेना चाहिए। और इतना सोचकर अब गाओ पैंग अपनी काफ़ी सारे पैट्स को निकाल लेता है, उनके साथ में अब नीचे की तरफ सीढ़ियों से जाने लगता है। और जैसे ही गाओ पैंग नीचे आता है तो पूरी जगह टूटी फूटी पड़ी होती है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर पूरी सिटी के अंदर मुझे किसी भी मोस्टर की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी पूरी जगह ऐसी है जैसे कि काफ़ी खतरनाक बैटल यहाँ पर हुई हो। लगता है कि अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे मनी मेकर का ही सहारा जो है वो लेना होगा। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग मनी मेकर को निकाल लेता है। और अब जैसे ही मनी मेकर बाहर आता है तो वो सूंघना शुरू कर देता है। सूंघते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मास्टर मुझे ट्रेजर की जो खुशबू है वो आने लगी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मनी मेकर से बोलता है कि ठीक है, जहाँ से तुम्हें ट्रेजर की खुशबू आ रही है हमें वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो भी सामने की तरफ भागते हुए जाने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मनी मेकर थक कर बैठ जाता है। गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मुझे सच में यहाँ पर एक अच्छे ट्रेजर की खुशबू आ रही है, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा। सच में अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए मनी मेकर के सर पे ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ट्रेजर होगा उसके भी पैर उग गए होंगे और इसीलिए वो तुम्हें सूंघ कर भाग रहा होगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे एक अजीब सी जो आवाज़ जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिस कारण गाँव पैंग भी एक तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मशीन टूल जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते हुए गाँव पैंग बोलता है कि क्या ये कोई मैकेनिक टूल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और टूल जो होता है वो आ जाता है, जो देखकर गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अचानक से लाइफ में आ गई हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वे मैकेनिक चीज़ें जो होती है वो अचानक से गाँव पैंग और उसके साथियों को चारों तरफ से घेरने लगती है, जो देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि इन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया।
और गाँव फेंग के इतना बोलते के साथ ही हम फ्लेमी को देखते हैं जो कि दोबारा से मोटी हो चुकी होती है और वो गाँव फेंग से बोलती है कि गाँव फेंग क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी फ्लेम का इस्तेमाल कर इन सभी को लिक्विड में बदल दूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव फेंग जो होता है वो फ्लेमी को रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं ऐसा मत कहना क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये दोस्त है या दुश्मन है। पहले हम थोड़ा इन्हें देखेंगे, अगर ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम इन्हें तबाह कर देंगे। और इतना बोलकर गाँव पेंग जो होता है वो फ्लेमी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फ्लेमी है उसने दोबारा से बहुत ज़्यादा वेट जो है वो गेन कर लिया। समझ में नहीं आता, कभी कभी तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये सच में प्रेग्नेंट हो। और गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वे मैकेनिक की जो चीज़ें होती है वो गाँव पेंग के सामने अपनी घुटनों पर बैठने लगती है, जो देखने के बाद में गाँव पेंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपना किंग बनाना चाहते हैं। मैं दोबारा से किसी का किंग जो है वो नहीं बनना चाहता। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही वे मैकेनिक टूल जो होते हैं वो गाँव पेंग को एक तरफ इशारा करते हैं जहाँ पर कि कोई रास्ता ओपन होने लगता है, जो देखकर गाँव पेंग अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि शायद ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और गाँव पेंग के इतना सोचते ही एक मैकेनिक टोल जो होता है वो गाँव पेंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद में गाँव पेंग अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि ये हमें वहाँ से वापस जाने नहीं देना चाहते। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक पेंसिल जैसा टूल आ जाता है जो कि गाँव पेंग को इशारा करने लगता है, जो देखने के बाद में गाँव पेंग भी उसके पीछे जाने लगता है। और उसके पीछे जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे एक सेंट जो है वो महसूस हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो किसकी है। और अब जो गाँव पेंग होता है वो ड्रैगन एंट को निकालते हुए बोलता है कि मैं ड्रैगन एंट के साथ में मर्ज होने वाला हूँ, इसीलिए गोल्डी और बिग फैट तुम दोनों जो है वो मेरे साथ में नीचे चलोगे और बाकी तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रहकर इस जगह को गार्ड करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो उन दोनों के साथ में नीचे जाने लगता है, जो देख कर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि सच में ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में है। और अब इतना बोलकर गाँव पेंग जो होता है वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि उसे सामने एक मोस्टर टंगा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम कि किंग ऑफ रोबोटिक माउंटेन होता है और उसका जो लेवल होता है वो 108 होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है और इसकी वीकनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और अब उस मोस्टर को देखते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो एक जिंदा गॉड है, मुझे तो लगा था कि शायद ये मरा हुआ होगा। और अब इतना सोचकर गाँव पेंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट अगर हम जो ये मैकेनिकल गॉड है इसे मार देते हैं तो क्या हम इसका जो गॉड हेड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि गाँव पेंग ये चीज़ पॉसिबल तो है, लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्राइस जो है वो पे भी करना पड़ेगा और इससे अलग तुम्हारे पास में कोई भी मैकेनिकल टाइप मोस्टर नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ तुम्हारे किसी भी काम आएगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या मुझे इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेना चाहिए, लेकिन ये एक ज़िंदा गॉड है और गॉड के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में इतनी भी यहाँ पर सोल पावर नहीं है कि मैं इसे सप्रेस कर सकूँ। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही वो मैकेनिक गॉड जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि इंसान तुमने जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे प्रूव कर दिखा दिया है, तो इसीलिए चलो हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी मदद करोगे, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अब मैकेनिक गॉड की इस बात को सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो भी ड्रैगन हैंड के अंदर से बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए मैकेनिक गॉड से बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम लोग एक दूसरे की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। जो सुनकर मैकेनिक गॉड जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके बाद में मैं तुम्हारे एनिमियों को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस तरह से लॉस मेरा ही है और अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो तुम खुद बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, तो मेरे दुश्मनों को मारने में तुम मेरी किस प्रकार मदद कर पाओगे। और इससे अलग तुम मेरे साथ में इक्वल कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हो, जिसकी की ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। अगर मैंने तुम्हें हील किया तो और तुम भाग गए तो फिर क्या होगा। जो सुनकर मैकेनिक गॉड जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि इंसान मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ूंगा। जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि रुको रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारी हालत को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि तुम्हें इंजर्ड करने वाला एक गॉड ही होगा, जिसका मतलब वो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं तुम्हें हील करता हूँ तो वो मेरा भी दुश्मन बन जाएगा, जिसके बाद में अगर वो मुझे मारने के लिए आता है तो मुझे बताओ कि क्या तुम उस टाइम पर मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और गाँव पेंग की इस बात को सुनकर जो मैकेनिक गॉड होता है वो गाँव पेंग को कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जो देखकर अब गाँव पेंग भी अपनी मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करने में थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें और थोड़ी सिंसेरिटी जो है वो मेरे सामने दिखानी होगी। और अब इतना सोचकर गाँव पेंग जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए जो मैकेनिक गॉड होता है उसे बोलता है कि वैसे अगर मेरे पास में एक गॉड टीयर का मोस्टर रहता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा आइडिया होगा।
और गाओ पेंग की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो मैकेनिक गॉड होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि इंसान तुम क्या चाहते हो, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जो इंजरी है उसे हील करने में तुम्हारी मदद करूंगा, और जिस टाइम पर तुम पूरी तरह से हील हो जाते हो तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा और मेरे दुश्मनों को मारना होगा अगले 100 सालों तक। जो सुनते के साथ ही जो मैकेनिक ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, लालची इंसान 100 साल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं 100 सालों का वादा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो मैकेनिक गॉड से बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन जो है वो लेना चाहता हूँ, तुम तो वैसे भी एक गॉड हो और गॉड का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो क्या बस तुम मुझे छोटे से 100 सालों तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो 100 साल कुछ भी नहीं है। जो सुनकर मैकेनिक गॉड जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि नहीं, मैं इतने लंबे टाइम तक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर गाओ पेंग हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है कि थोड़ी बार्गेनिंग करनी होगी। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो मैकेनिक गॉड से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे तुम बताओ कि तुम मुझे कितने सालों तक प्रोटेक्ट करना चाहोगे। जो सुनने के बाद में मैकेनिक गॉड जो होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि 10 साल काफ़ी रहेंगे। जो सुनकर गाओ पेंग बोलता है कि नहीं, 10 बहुत कम है, तुम्हें 99 साल तक करना होगा। जो सुनकर मैकेनिक गॉड बोलता है कि नहीं, 20 साल तक। तभी गाओ पेंग बोलता है कि 98 साल तक। जो सुनकर मैकेनिक गॉड बोलता है कि नहीं, 30 साल तक। और उन दोनों की इस तरह की बार्गेनिंग को सुनने के बाद में जो गोल्डी होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मैकेनिकल कोड होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि केवल 70 साल तक, मैं केवल 70 साल तक ही तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि ठीक है, 70 साल बहुत है, बाकी की बात रही तुम्हारी रिकवरी की तो उसे अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है कि बात रही तुम्हारी रिकवरी की तो उसके बारे में हम तब सोचेंगे जब एक सही टाइम आ जाएगा। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि अरे हाँ, मैं तुमसे इस बारे में तो पूछना भूल ही गया, मुझे ये तो बताओ कि आखिर खुद को हील करने में तुम्हें किस प्रकार के जो मटेरियल है उनकी ज़रूरत होगी ताकि तुम अपनी इंजरी को हील कर सको। जो सुनकर मैकेनिकल गॉड जो होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि मुझे रेयर और जो है उसकी ज़रूरत होगी, या फिर हाई एनर्जी के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी ज़रूरत होगी, या फिर जो मोस्टर मीट है वो भी काम कर सकता है। लेकिन चूंकि जो मोस्टर मीट होता है उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोस्टर मीट की ज़रूरत होगी, और इसी के साथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी इस चीज़ के अंदर बर्बाद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो जीटियान शाओडी है उसके अंदर जो रेयर ऑर्स है उनकी बात की जाए तो जीटियान शाओडी के अंदर इनकी कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि जो ली ट्राइब है उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। लेकिन चूंकि ली ट्राइब जो है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसका वो यहाँ पर अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रही और इन चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रही, लेकिन ये चीज़ जो है वो मैं काफ़ी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो अपने पास से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे निकाल लेता है। कॉन्ट्रैक्ट को निकालते हुए बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अचानक से ही वो पूरी जगह हिलने लगती है, जो देखकर गाओ पेंग बोलता है कि ये क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल गॉड होता है वो जिन गैजेटों से जुड़ा हुआ होता है उन्हें हटा देता है। और उन गैजेटों को हटाने के बाद में जो मैकेनिकल गॉड होता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए खुद का जो ओरा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो मैकेनिकल गॉड से बोलता है कि तुम अपने ओरा को इस तरह से रिलीज क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपने ओरा को इस तरह से रिलीज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस चीज़ से बेफालतू के जो तुम्हारे दुश्मन गॉड्स है वो इस तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जिसका हम बेफालतू के हमारे लिए ट्रेबल होगी। और इससे अलग तुम्हारे शरीर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस साइज़ के साथ में तुम हमारे साथ में नहीं जा सकते हो। जो सुनने के बाद में मैकेनिकल गॉड जो होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, इस चीज़ का सॉल्यूशन भी मेरे पास में है। और इतना बोलते ही उसकी बॉडी अचानक से बहुत ही ज़्यादा बिलर करने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि मैकेनिकल गॉड जो होता है वो अपने शरीर का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा कर गाओ पेंग के जितना कर लेता है। जो देखने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि चलो तुम छोटे तो हो गए, लेकिन क्या इससे तुम और थोड़ा छोटा साइज़ अपना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इस साइज़ के साथ में भी बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही मैकेनिकल गॉड जो होता है वो अपने शरीर के साइज़ को और ज़्यादा छोटा करते हुए गाओ पेंग से पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वैसे देखा जाए तो ये साइज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुनने के बाद में मैकेनिकल गॉड जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें देखने के बाद में एक चीज़ तो कह तो सकता हूँ कि जो वे ग्रीन ब्लड वाले लोग हैं तुम उनमें से एक तो बिल्कुल भी नहीं हो।
क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ओरा है वो लोगों के ओरा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी जल्दी बढ़ सके तो मैं एक जगह को जानता हूँ जहाँ पर जाकर तुम अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी जल्दी बढ़ा सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए मैकेनिकल कोड से बोलता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जो सुनकर मैकेनिकल कोड जो होता है वो गाँव बैंक से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ही तुम वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे। क्योंकि उस जगह पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा मौजूद है और उस जगह पर केवल तुम ही अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाओगे बल्कि यहाँ पर मेरी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ में उस जगह पर हो जाएगी। और अब मैकेनिकल कोड की इस बात को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ओ मैं समझ गया, इसका मतलब अब हम दोनों का ही वहाँ पर जाने से फ़ायदा होने वाला है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो जगह है कहाँ पर। जो सुनकर मैकेनिकल कोड जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि इस वर्ल्ड के बाहर की तरफ एक सर्कल है जहाँ जिसे कि एक नया वर्ल्ड भी कहा जाता है, या फिर तुम उसे वर्ल्ड ऑफ वॉटरिक्स बैटलफील्ड भी कह सकते हो। और अब वॉटरिक्स बैटलफील्ड का नाम सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में गाँव पैंग से बोलता है कि क्या ये वॉटरिक्स बैटलफील्ड के अंदर जाने की बात कर रहा है। गाँव पैंग वहाँ पर हद से भी ज़्यादा खतरा है, तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही जो मैकेनिकल कोड होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि वो तुम्हें देख कर मैं बता सकता हूँ कि तुम जो डायमेंशन सी है वहाँ से आए हो। अगर हमारा जो वॉटरिक्स बैटलफील्ड है जीटीआन साउडी का, उसका कंपैरिजन तुम्हारा जो डायमेंशन सी है उससे किया जाए तो उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अलग है। हमारे जीटीआन शाउडी का जो बैटलफील्ड है वहाँ पर आपको लो लेवल के जो मोस्टर होते हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। इससे अलग वहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जाते हैं ताकि वे खुद को कल्टीवेट कर एक ट्रू सोल्जर जो है वो बना सके। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो वॉटरिक्स बैटलफील्ड है उसके अंदर भी फाइट ही होती है। लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और मोस्तरों के साथ में फाइट करते हैं। तो क्या ये चीज़ बिल्कुल सेम नहीं हो गई, जिसका मतलब ये साफ है कि वहाँ पर भी खतरा ही होगा। जो सुनकर मैकेनिकल कोड जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो देखा जाए तो सच है, लेकिन 3000 साल पहले जो ओरेगन एंसेस्टर था वो सन एंड मून की मदद से खुद को इवॉल्व कर पाया। और जिस टाइम पर उसने खुद को इवॉल्व कर लिया तो उसके बाद में वो वॉटरिक्स बैटलफील्ड के अंदर गया और उसने वॉटरिक्स बैटलफील्ड को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से पहले भाग का नाम था यांग और दूसरे का नाम था यिन। अगर वॉटरिक्स बैटलफील्ड के यांग रियलम की बात की जाए तो उसे मैन बैटलफील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर गॉड लेवल के जो मोस्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। और वहीं जो यिन रियलम है उसे सब बैटलफील्ड कहा जाता है। और इससे अलग जो यिन रियलम है उसके अंदर कोई भी गॉड लेवल का जो मोस्टर है वो इंटर नहीं कर सकता। तो तुम कह सकते हो कि वहाँ पर सभी गॉड लेवल से नीचे के लेवल के मोस्टर पाए जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यिन रियलम जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो। और अब मैकेनिकल कोड की इस बात को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है, जिसका मतलब इस टाइम पर मैं इसके ऊपर 80% यकीन कर सकता हूँ। और अगर जिस तरह की ये जगह बता रहा है अगर सच में इस तरह की जगह है तो मुझे उस जगह पर सच में जाना चाहिए। इस टाइम पर देखा जाए तो मेरे 8 मोस्टर जो है वो क्वासी गॉड रैंक पर पहुँच चुके हैं। तो अगर मैं खुद को और ज़्यादा इंप्रूव जो है वो कराना चाहता हूँ तो मुझे खुद की यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और अपनी जो लिमिट है उसे तोड़ना होगा। हम केवल घर पर बैठकर खुद को इम्प्रूव जो है वो नहीं कर सकते। अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है तो हमें थोड़ा बहुत खतरा भी उठाना ही पड़ेगा। और अब इतना सोचने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी बात जो है वो मेरी समझ में आ गई और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद हमें उस जगह पर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मैकेनिकल कोड होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को जानता ही था कि तुम वहाँ पर ज़रूर जाना चाहोगे, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इस टाइम पर मेरे पास में जितनी स्ट्रेंथ है इतनी स्ट्रेंथ के साथ में मैं तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जो सुनकर गाँव पैंग मैकेनिकल कोड से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मेरी ट्राइब के अंदर हम लोग वापस चलते हैं, जिसके बाद में हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इससे अलग मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर इतने सारे सबॉर्डिनेट हैं, इनका क्या करना है, क्योंकि इतने सारे सबॉर्डिनेटों को हम लोग जो है वो साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए इस हिसाब से अच्छा यही रहेगा कि तुम इन लोगों को अपने हिसाब से यहीं पर ही रहने दो। जो सुनते के साथ ही मैकेनिकल कोड जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ये लोग मेरे सबॉर्डिनेट नहीं है, बस ये मरी हुई चीज़ है जो कि यहाँ पर मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट किया हुआ है उसके कारण यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर मेरा बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे मैं ख़त्म कर दूंगा तो उसके बाद में ये दोबारा से अपनी जो पुरानी फॉर्म है उसके अंदर चले जाएगी। और उसके इतना सोच बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सारी चीज़ें डेड होकर वहीं पर ही गिर जाती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि इस तरह की नॉर्मल चीज़ों का भी तुम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही मैकेनिकल कोड जो होता है वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और गाँव पैंग से बोलता है कि चलो यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी लीड ट्राइब के अंदर वापस आ जाता है, जहाँ पर गाओ पैंग को देखने के बाद में एक बंदा उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि किंग अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए, क्योंकि जो एल्डर जाओ है वो भी वापस आ चुके हैं और उसी के साथ में भी कुछ मेहमानों को भी लेकर आए हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मैकेनिकल गोड से बोलता है कि ये मेरी ट्राइब है, तुम जैसे यहाँ पर रहना चाहो आराम से रह सकते हो, कोई भी तुम्हें यहाँ पर परेशान जो है वो नहीं करने वाला। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो इविल ड्रैगन का ट्रेनर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किंग जैसा कि आपने मुझे मिशन दिया था, वे जितने भी मॉन्स्टर ट्रेनर थे मैं उन सभी को सेफली छोड़कर वापस आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इस टीम पर जीटियान शाओडी के अंदर सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है कि हम रलवाड़ी जो लोग हैं उनका एक यहाँ पर छोटा सा जो ग्रुप है वो साउथर्न वेस्टरलैंड के अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद भी वे लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि वे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लेजी है। इसीलिए यही हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर हम लोगों को अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ लीड ट्राइब के अंदर भी टैलेंटेड लोगों को देखकर उनकी जो स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा इम्प्रूव कराना होगा, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पर जो मेरी ट्राइब के लोग हैं अगर ये अपने आप को अच्छे से ग्रो जो है वो कर लेते हैं तो फ्यूचर में फिर हम लोगों को यहाँ पर जो ये फॉर्जिन ट्राइब है इसकी चिंता बिल्कुल भी करनी नहीं पड़ेगी और हम लोगों की खुद की एक सेना जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।